अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की दरखास्तें मंजूर करते हुए 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है और ये नशिस्तें अब हुकूमती इत्तेहाद को मुंतकिल हो जाएंगी। आज की समाअत आईनी बेंच के 11 की बजाय 10 रुकनी बेंच ने की, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की। इससे पहले अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाल मुकम्मल हुए। बेंच ने आज की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया और वक्फे के बाद मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसला बेंच के 7 अरकान ने अक्सरियत के साथ सुनाया। फैसले के बाद पीटीआई तमाम नशिस्तों से महरूम होगी। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी। इससे पहले अदालत के 11 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने मखसूस नशिस्तों के केस के बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। केस की आज होने वाली समाअत जारी थी। ताहम समाअत के आगाज पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत करते हुए कहा कि उनकी शमूलियत पर एतराज किया गया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मुकालमे में जब वो वकला से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका 2010 का ताल्लुक है। फैसल सदीकी और सलमान अकरम राजा जैसे वकला ने जजेस पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन जिस अंदाज से एतराज किया गया उससे अदालत के वक़ार पर सवाल उठा। लिहाजा इदारे की साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो खुद को बेंच से अलग करे हैं। अदालत में मौजूद एडवोकेट हामिद खान ने जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के फैसले को काबिल सताइश करार दिया। ताहम जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये सताइश का मामला नहीं, ये सब आपके कॉन्डक्ट की वजह से हुआ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि आपका तर्ज अमल इस रद्द अमल की बुनियाद है। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस केस में नजरसानी की बुनियाद पर दलाइल देने का हक रखते हैं। ताहम जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। दौरान समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने यह मजीद कहा कि दलाइल से मैं ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ हूँ। जजेस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया जिससे तकलीफ हुई। इस मौके पर केस की समाअत को 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया और फिर जब दोबारा समाअत हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 10 रुकनी आईनी बेंच ने इसकी समाअत की और फिर उसके बाद फैसले को महफूज किया गया और एक वक्फे के बाद इस फैसले को सुना दिया गया। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामान के अंदर मुस्तकबिल क्या है, तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं और हुकूमत ज्यादा अहम बात है कि अब इस फैसले को किस तरह से देख रही है। इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर राना सनाउल्लाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना सनाउल्लाह साहब, एक खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इस फैसले के बाद अब हुकूमत मजीद तरमीम कराने का इरादा रखती है। 26वीं के बाद और भी तरमीम अब हुकूमत लेकर आएगी जब 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। क्या वाकई हुकूमत का इरादा है मजीद तरमीम करने का आइन में? देखिए, ये जो मखसूस नशिस्तें जो अब पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में जो है वो जब तकसीम होंगी तो गालिब इम्कान यही है कि कोलिशन गवर्नमेंट को जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो 2/3 मेजोरिटी जो है वो नंबर 226 बनता है जी, तो वो क्रॉस हो जाएगा और इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी हासिल हो जाएगी। अच्छा, और ब्रान साहब, एक आर्गूमेंट, कानूनी आर्गूमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं। कानूनी तौर पर बल्ले का निशान वापस लिया गया, फिर ये नशिस्तें जो है वो उनको जो है वो जो उनकी बनती थी वो उनको जो है वो नहीं दी गई। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये एक कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ बतौर पार्टी जो है वो ये उनका लॉस है या उनके साथ नहीं होना चाहिए था अगर ये नशिस्तें उनको नहीं मिल रही? अब देखिए, अगर निशान नहीं दिया गया तो वो एक अलग फैसला है। उस फैसले के ऊपर बात हो सकती है कि निशान क्यों नहीं दिया गया और निशान ना देने की बुनियाद पे की बुनियाद जो है वो जिन यानी जो है वो दलाइल पे रखी गई वो कितने मजबूत या कमजोर हैं जी। लेकिन वो एक अलग फैसला है। अब मामला ये है कि मखसूस जो स्पेशल सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में
पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में जो है वो क्रिएट की गई है, वो बकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसके बाद फिर लॉ है, उसके बाद फिर इलेक्शन रूल्स है। आप इनको तीनों जगह पे आप देख लें कि किसी जगह पे आपको कोई गुंजाइश मिल जाए कि जिसमें ये दर्ज हो कि एक ऐसी जमात जिसने ना इलेक्शन लड़ा हो, ना उसका पार्लियामेंट में कोई वजूद हो, और उसको बाहर बैठी बैठी जमात जो है उसको आप जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो उसको अलॉट कर दें। मामला ये है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इसने तो इलेक्शन ही लड़ा, इसने तो जो है वो अपना इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि इसके सरबराह ने भी अपनी पार्टी के निशान के ऊपर हिस्सा नहीं लिया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, गालबन 51 और 106 है, उसको देख लें, उसके बाद इलेक्शन लॉ देखें, इलेक्शन रूल्स देखें, उसमें वाज़ेह है कि जो जमातें पार्लियामेंट में जो है वो मौजूद होंगी, उन जमातों की पार्लियामेंट में जो उनका नंबर है उसकी रेशो के हिसाब से उन जमातों के दरमियान जो है वो सीटें जो है वो तकसीम होंगी। ठीक है। जो लोग आजाद इलेक्ट होंगे वो 3 दिन के अंदर अंदर उन जमातों में से जो उस असेंबली में मौजूद है उनमें से किसी जमात को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो भले उनकी कोई भी तादाद हो, उन्हें कोई स्पेशल सीट जो है अलॉट नहीं की जाएगी। ये एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो ये जो गलती हुई है पीटीआई से, अब वो इसका इल्जाम जो है वो चारों तरफ लगाते रहे, लेकिन गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने एक ऐसी जमात को ज्वाइन करवाया अपने लोगों को जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए थे, जिसका पार्लियामेंट में कोई वजूद ही नहीं था, जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था। राइट, सही। और राणा साहब, ये जो एक कानूनी नुक्ता है कि अगर ये सीटें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलती, लेकिन ये हुकूमत को भी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है जहां पर लोग कम हैं और मखसूस नशिस्तें, मेंबर कम हैं, मखसूस नशिस्तें ज्यादा मिल जाएंगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या हाउस को खाली छोड़ा जा सकता था या इनकम्प्लीट छोड़ा जा सकता था? नहीं, वो क्या हुकूमत उनको ये नशिस्तें कैसे दे सकती थी? यानी ये कोई खैरात तो नहीं है ना कि जो किसी को जो है वो तकसीम कर दी जाए। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अमल है और उसने उसके मुताबिक ही जो है वो आगे बढ़ना है। कानून में और आइन में ये आप रेलेवेंट सेक्शन और आर्टिकल्स आप पढ़ लें, कोई गुंजाइश नहीं है ऐसी जमात को स्पेशल सीट अलॉट करने की कि जिसका ना पार्लियामेंट में वजूद हो, ना जिसने इलेक्शन लड़ा हो। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कानूनदान आबिद जुबैरी, रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनसे भी इस फैसले के हवाले से बात करते हैं। आबिद जुबैरी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आबिद जुबैरी साहब, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? क्या आपको तवक्को थी कि फैसला यही आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिल्कुल मुझे यकीन था कि ये रिव्यू हो जाएगा फैसला, क्योंकि अब हम पोस्ट 26वीं आईनी तरमीम की जुडिशरी के सामने हम पेश होते हैं, तो बिल्कुल मुझे यकीन था कि ये रिव्यू हो जाएगा। लेकिन मुझे नंबरों का नहीं पता था कि ये 7-5 से फैसला आएगा। मैं समझता था शायद ये उससे भी ज्यादा आई, लेकिन आप देखिए ये फैसला आया 7-5 के उसके हिसाब से। लेकिन बाकी दो और जज साहिबान ने भी कुछ अपने फैसले में पूरी तरह से इख्तिलाफ नहीं किया, मेजॉरिटी उससे। और तो मैं समझता हूँ कि ये, लेकिन ये हमारी जमहूरी तारीख का एक आज और एक स्याह बाब मैं समझता हूँ लिखा गया है कि आपने एक जमात जिसके साथ पहले ही ज्यादती हुई इलेक्शन के सिंबल के केस में, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया था जब उनके बल्ले का निशान, फिर उसके तहत उनसे, उस जमात से वो
उनकी सीट, उनके सिंबल के अलावा उनसे कहा गया कि अब आप आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत फैसला था, हमने ये तो नहीं कहा था, हमने सिंबल का उनसे कहा था, लेकिन आपको आजाद उम्मीद है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ठीक किया था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि ये हमने सिर्फ सिंबल लिया था, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन क्यों लड़े, ये इलेक्शन कमीशन की गलती थी, और नेचुरल उस गलती के ऊपर जो भी ऑर्डर पास हुए वो सब गलत थे। इस तरह से ये सीटें उनके हक, पीटीआई के हक में उनकी सीटें थी, उनको मिलनी चाहिए। इसमें एक इशू जरूर था जिसके ऊपर बहुत डिबेट हुई कि ये सही फैसला है, ये गलत है, कि वो क्योंकि पीटीआई खुद तो इलेक्शन इसमें पार्टी नहीं बनी, एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनकी जमात ने, मैं समझता हूँ वो उनका ये गलत पॉलिटिकल फैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का। पहले वो किसी और जमात से कर रहे थे, कम अज कम उस जमात ने अपने उससे लड़ा था। फिर इन्होंने देखिए आजाद हैसियत की वजह से इन्होंने अपनी जो इलेक्शन लॉज के तहत इनको अपने रिजर्व सीट्स के लोगों के नाम नॉमिनेट करने थे, वो नहीं किए। खैर उस पर एक डिबेट हो सकती थी कि सीटें इनकी आजाद हैसियत में लड़े, इनके मिलनी चाहिए। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई है, और मुझे हैरानगी इसलिए हुई है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये करना चाहिए था, कि वो सीटें जो इनकी नहीं बनती वो दूसरी पार्टियों में उनकी अददी तादाद से ज्यादा उनको वो सीटें दे दी जाए, और उनको मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी करके दे दी जाए, जिसके तहत वो अब आइन की जो दिल चाहेंगे तरमीम करेंगे, जिसका मुझे ये पूरा यकीन था कि रिव्यू होगा। इसलिए रिव्यू होगा कि हुकूमत को और पार्लियामान को 27वीं तरमीम या और तरमीमें लेके आना है इस आइन में, जुडिशरी को और अच्छी तरह अपने ताबे करना है। तो मुझे यकीन था कि रिव्यू होगा। राइट, लेकिन आप इस वजह से इसमें मेन इशू तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था, और बतौर पार्टी उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है। अभी जाहिर बात है डिटेल्ड फैसला जो है वो नहीं है, लेकिन जो इसका लीगल स्टैंस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, क्या आपको लगता है उनका कानूनी मौक़िफ़ वाकई बहुत कमजोर था? देखिए, मैं जैसे आपसे कहा, मैं समझता हूं कि इनको पीटीआई के आज़ाद अरकान को उसमें शमूलियत इख्तियारी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं उनका एक गलत सियासी और लीगल फैसला था, कानूनी फैसला था कि उस सुन्नी इत्तेहाद को। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो उनके साथ ज्यादती हुई और इनको इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले के तहत इनको, आपको याद हो इलेक्शन कमीशन का फैसला उसमें चैलेंज हुआ था पेशावर हाई कोर्ट में, कि जहां में आजाद हैसियत में, तो आपने जब ये फैसला कर दिया कि जी ये उनके साथ ज्यादती हुई थी, ये कभी उनका मकसद ही ये नहीं था कि ये सीटें उनको उनसे ले ली जाए, उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उसके बाद जो भी फैसले हुए वो गलत कल अदम हो जाते हैं। उसमें ये फैसला भी था कि इनका सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होना गलत फैसला जरूर होगा, लेकिन वो गलती जो इन्होंने की वो गलती मौजूद थी जो इलेक्शन कमीशन ने की थी, उसकी गलती की वजह से ये गलतियां करते चले गए। तो हैंस ये गलती उनकी नहीं थी, उनको मजबूर किया गया बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, इसलिए सीटें पीटीआई को अक्सरियती फैसले के तहत दी गई थी। मैं समझता हूं वो सही बात थी अगर उनको क्या था, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये इशू था, और ये एक दूसरी साइड से आर्गुमेंट हुआ कि जमात सामने नहीं थी, उनको ये कैसे सीटें दी गई। फिर 3 दिन का आजाद उम्मीदवार को आइन कहता है कि 3 दिन में उनमें उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो वो आपने 15 दिन कर दिया। उस पर आपको बिल्कुल डिबेट हो सकती है कि ये फैसला उस लिहाज से सही था या गलत था, लेकिन उसको फर्दर इन सीटों दूसरी पार्टी में उनकी सीटें तकसीम कर देना, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है आज। और विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू द मेजॉरिटी डिसीजन, कि मैं समझता हूँ आइन और कानून के खिलाफ है। ये हमारी तारीख के बदतरीन फैसलों में से मैं समझता हूँ ये एक फैसला समझा जाएगा, क्योंकि जुडिशरी वैसे ही आप देखें ताबे हो चुकी है 26 तरमीम के तहत। आज जो रही सही कसर थी वो भी आज पूरी हो गई। अब आप देखिएगा, जो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे यकीन था कि ये रिव्यू हो जाएगा, अब मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप जल्द देखेंगे कि 27वीं तरमीम भी आएगी आइन में। राइट, और लेकिन आपको लगता है हाउस नामुकम्मल छोड़ा जा सकता था? अगर ये सीटें हुकूमत को ना दी जाती तो फिर क्या दुरुस्त होता? मैं तो कहता हूं, देखिए बड़ी एक ज्यादती की बात हो रही है जो हुई है। जब वो मेजॉरिटी फैसला आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो आपने रिव्यू, आपका हक होता है। क्या वो आज तक जुलाई आज तकरीबन 1 साल होने को आया है, क्या वो अभी ज्वाइन कर लो, अभी क्या वो फैसला इंप्लीमेंट हुआ? आप पहले सीटें तो देते हैं उनको, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना गया, लेकिन आज फौरन मान लिया जाएगा। आप देखिएगा, आप देखिए कैसे कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने कितने फैसले किए पिछले 2 साल में जो हुकूमत या हुकूमत के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। क्या वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ? वो नहीं हुआ। तो ये बात कह देना कि जी उनको दे दी गई सीटें और इस तरह से, तो मैं समझता हूं कि ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, आज इस मुल्क के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं समझता हूं।
ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर लॉयर, इस फैसले के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं? ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप के मुज़ाकराती दावे की दो टोक तरदीद कर दी है। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ना तो कोई मुआहिदा तय पाया है और ना ही मुज़ाकरात की तैयारी हो रही है और ना ही कोई बातचीत। दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान इस वक्त किसी नए मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं है। इससे पहले नेटो सरबराही इजलास के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आइंदा हफ्ते ईरान से बातचीत होगी और मुमकिन है कि किसी मुआहिदे पर दस्तखत भी हो जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिन मुआहिदे में ईरान को 20 से 30 अरब डॉलर की माली मदद फराहम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है ताकि वो एक पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर सके। जबकि इसके अलावा ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और ईरान को बैरून मुल्क मौजूद 6 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई देने जैसे ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि हमने ईरान के साथ मुआहिदा करने के लिए हद से ज़्यादा कोशिश की। उनका यह कहना था कि अब फैसला ईरान के हाथ में है, अगर वो सिफारतकारी का रास्ता चुनते हैं तो हम तैयार हैं। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर दिफा ने एतराफ़ किया है कि इसराइली एहलकारों ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई अमली मौका नहीं मिल सका। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें ऐसा कोई मंजर नजर नहीं आता जिसमें ईरान अपनी जौहरी तनसीबात को दोबारा मुकम्मल तौर पर बहाल कर सके। लेकिन साथ ही साथ इसराइली रोजनामे द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम ने 2 हफ्तों में गजा में जंग खत्म करने पर भी इत्तफाक किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंग के फौरी खात्मे और अब्राहम एकॉर्ड्स को तौसी देने पर इत्तफाक किया है। इसराइली मीडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक जंग खत्म करने के बाद 4 अरब मुल्क, जिनमें मुत्तहदा अरब इमारात और मिस्र भी शामिल हैं, हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगे और हमास की क़यादत को जलावतन कर दिया जाएगा और तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फलस्तीनियों को कुछ दीगर ममालिक में बसाया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान और अमरीका के भी राब्ते तेज हो गए हैं। आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी फ़ोन किया था। अब ये जो एक तरफ ईरान के साथ अमरीका की बात होगी या नहीं और फिर पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात, इस हवाले से बात करने के लिए साबिक सीनियर सफारतकार मलिहा लोधी साहबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मलिहा लोधी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिहा लोधी साहबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको लगता है ईरान और अमरीका या वेस्ट के दरमियान इस वक्त ये जौहरी मामले पर कोई बातचीत शुरू होने का इम्कान या इसकी कोई सूरत आपको नजर आती है? सदर ट्रंप ने तो कहा है कि वो अगले हफ्ते मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं ईरान के साथ, लेकिन हमें अभी ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं आया। सो अभी क्लियर नहीं है कि क्या ईरान भी तैयार है कि नहीं। इसलिए कि इस वक्त तो आपको मालूम है कि एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है अमेरिका में, ख़ास तौर पे कि आया इज़राइल और अमेरिका ने मिल के जो हमला किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, क्या वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह हुई भी हैं कि नहीं। कुछ तो ज़ाहिर है हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि आया ईरान के पास अभी भी वो इनरिच यूरेनियम है 400 किलोग्राम के करीब, जिसको उन्होंने 60% इनरिच किया है और वो उसको बड़ी आसानी से 90% ले जा सकते हैं, जो कि वेपन ग्रेड होता है। तो इस पे तो मेरा ख्याल है काफ़ी बहस चल रही है अमेरिका में, जिसपे कि सदर ट्रंप ने CNN को बुरा भला भी कहा है, इसलिए कि CNN ने यही रिपोर्ट किया कि जी सारा कुछ तो नहीं अभी तबाह हुआ। और बहुत सारे मगरबी जरीदों में भी यही तज्जिया आ रहा है कि अभी लगता ये है कि ईरान ने अपनी काफ़ी हद तक इनरिच यूरेनियम को किसी और लोकेशन पे मूव कर दिया था और उन्होंने उसको महफूज रखा हुआ है। तो फिर अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो जाहिर है वो यहीं से शुरू होंगे कि आया ईरान के पास क्या है, और यही जो अमेरिका चाहता है, जो डिमांड अमेरिका की है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है ईरान को कभी उसको कबूल करने के लिए। और वो ये है कि ईरान ज़ीरो इनरिचमेंट करे। तो ईरान तो तैयार नहीं है अपना हक देने के लिए, जो उसका हक है टू इनरिच यूरेनियम।
ठीक है। और मलिया साहब, कुछ रिपोर्ट्स हमने मीडिया में देखी जो इसराइली मीडिया की तरफ से की गई, उसमें एक तो गजा के सीज फायर का कहा गया और फिर 5 पॉइंट्स जिनमें अब्राहम अकॉर्ड्स की एक्सपेंशन के हवाले से भी बात हुई। इन रिपोर्ट्स को आप किस तरह से देखती हैं? क्या इसका कोई इम्कान नजर आता है आपको? देखिए, इजराइल का एक हिब्रू अखबार है, उसने ये रिपोर्ट शाया की है। किसी रेप्यूटेबल वायर एजेंसी ने इसको पिकअप नहीं किया, किसी वेस्टर्न या आप कह लीजिए इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पिकअप नहीं किया। तो पहले तो ये कि इसकी हैसियत क्या है इस रिपोर्ट की। मैं समझती हूँ उस पर तज्जिया करना तो फजूल होगा। मेरा ख्याल है हम अपना वक्त ही ज़ाया करेंगे अगर हम एक ऐसे रिपोर्ट को इतना सीरियसली ले लें जिसकी कहीं से भी कॉन्फर्मेशन नहीं हुई, बल्कि जैसे मैंने कहा सिवाय 2 इजरायली जरीदों के उसके अलावा कहीं भी ये खबर नहीं आई। अच्छा, और इसमें ईरान का जो मामला है, अब ईरान पर इंटरनली भी बहुत प्रेशर है, उनकी पार्लियामेंट ने भी जो है वो बिल पास किया है। अगर आपको लगता है ईरान दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा, और अगर आएगा तो फिर किन शराइत पर आएगा? क्या मजबूर होकर आएगा या ईरान फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो इस टेबल पर आएगा? जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अभी ईरान की तरफ से हमें कोई इशारा नहीं मिला कि वो मुज़ाकरात रिज्यूम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन ये हमें मालूम है कि जो अमेरिका की मेन डिमांड है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, और वो यही है ज़ीरो इनरिचमेंट की। उस पर तो मैं नहीं समझती कि ईरानियन लीडरशिप कभी मानेगी, बिकॉज उस पर तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका ईरानियन सरेंडर चाहता है, तो ईरान तो कभी सरेंडर नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। और एक सवाल पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत इंक्रीज्ड कॉन्टैक्ट जो है वो देखे। गुज़िश्ता रात भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और मार्को रूबियो की फोन कॉल हुई। आज एक छोटी डेवलपमेंट है लेकिन हुई तो सही, मोहसिन नकवी भी मिले हैं जो नेटली बेकर है उनसे। ये मुलाकातें और ये जो राब्ते इस कदर बढ़ गए हैं या इनमें जो तेजी देखी जा रही है, ये कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान अमेरिका की रिलेशनशिप के लिए, और क्या सिग्नलिंग है इन राब्तों में? आई थिंक इस वक्त कबल उस वक्त होगा ये डिसाइड करना कि ये क्यों हो रही है इस तरह की कॉन्टैक्ट्स, और क्यों हो रही है इस तरह की इंगेजमेंट। मगर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इंगेजमेंट बढ़ गई है, टेलीफोन कॉल ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन क्या उसमें पैगाम है, क्या बातचीत हो रही है, इसकी नौयत हमें नहीं मालूम, और ना ही हुकूमत ने इसको क्लैरिफाई किया है या इसको बताया है अवाम को। मैं समझती हूँ इसकी ज़रूरत तो है, उनको बताना चाहिए कि क्या बातचीत हो रही है अमेरिका के साथ। जो अभी रूबियो की फ़ोन कॉल थी वो तो स्टेट डिपार्टमेंट के बकौल जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें तो ये था कि जी पाकिस्तान को बताया गया कि ईरान मस्ट नेवर हैव द न्यूक्लियर वेपन। वो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो हमें क्या बता रहे हैं, वो तो उनकी स्टेटेड पोजीशन है और हम क्या कर सकते हैं। हम तो वैसे भी ईरान के साथ हमारी तो स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं, द स्टेटमेंट्स ऑफ सॉलिडारिटी विद ईरान। दूसरा शायद उन्होंने इसमें भी यही कहा कि मिडल ईस्ट के हवाले से भी कोई बातचीत हुई, तो वो क्या है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये स्टेप्ड अप इंगेजमेंट ज़रूर है, मगर जैसे मैंने कहा इसकी नौयत क्या है, क्या इससे हमारे ताल्लुकात जो हैं वो रीसेट हो सकते हैं या ये सिर्फ सिचुएशनल है, यानी कि एक सिचुएशन पैदा हुई है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही है। आई थिंक इसके बारे में कुछ कहना इस वक्त इट्स टू अर्ली टू मेक अ जजमेंट। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी जो ईरान और जो वेस्ट के जो जौहरी मुज़ाकरात हैं उन हवाले से और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से दरियाए सवात बिफर गया और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। एक ही खानदान के 15 अफराद समेत 78 अफराद जो है वो इन रेलों में जो है वो बह गए और 9 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 60 अफराद को बचा लिया गया।
पाक फौज के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच गए हैं। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन का यह कहना है कि सैलाब के बायस अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 10 सयाहों की तलाश जारी है जबकि 60 अफराद को बचाया गया है। उन्होंने बताया कि डस्का से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के जो अफराद डूब गए हैं उन्हें दरिया पर जाने से रोकने की कोशिश भी की गई थी। मालाकंड डिवीजन के तमाम दरियाओं में नहाने पर पाबंदी आयद करते हुए दफा 144 नाफिज की गई, जिसकी खिलाफ वर्जी पर 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम ने शहरियों और सयाहों को नदी नालों के करीब ना जाने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। पाक फौज के दस्ते ने भी सवात में रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में रेस्क्यू 1122 के हमरा हिस्सा लिया। इसके साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिशें और तेज आंधियों के बायस मुख्तलिफ हादसात में कम अज कम 13 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। लेकिन सवात में जो कुछ हुआ इस पर बात करने के लिए इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जो है वो सवात के शहजाद महबूब साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शहजाद महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहजाद साहब, सबसे पहले तो इस वाक़े के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इसकी कोई पहले वार्निंग्स जो हैं वो थी इस तरह का कोई जो है वो फ्लड जो है वो आ सकता है और सैलाबी रेला आ सकता है, और दूसरा ये वाकया किस तरह से हुआ और अभी तक आपके पास इस वाकये के हवाले से क्या मालूमात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये आज सुबह 9:30 बजे के करीब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें तकरीबन 17 के करीब जो है हमारे टूरिस्ट और जो एक था लोकल वो यहाँ पर स्ट्रैंडेड हो गए दरिया स्वात में। वो फोटोग्राफी के लिए या साइट सीइंग वगैरह के लिए दरिया के बीच में उतर गए थे। तकरीबन थोड़ी देर बाद जो है एक सैलाब का रेला है जिसकी वजह से वो वहाँ पर स्ट्रैंडेड हो गए। तो फौरी तौर पर रेस्क्यू को कॉल गई। रेस्क्यू वाली टीम जो है वो फौरी तौर पर मौके पे पहुंची और उन्होंने अपनी रेस्क्यू एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट कर दी। 4 के करीब अफराद जो थे उनको हमने इनिशियली रेस्क्यू कर दिया। उसके बाद जो है पानी का बहाव मजीद तेज हो गया जिसकी वजह से हमारे पास रेस्क्यू की भी थोड़ी सी एक्टिविटीज जो है उसमें रेजिस्टेंस आने लग गई, लेकिन कंटिन्यूस रही हमारी एक्टिविटीज। अभी तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है 9 डेड बॉडीज जो है वो रिकवर हो गई हैं और मजीद के लिए जो है तलाश जारी है। इस सिलसिले में जो है पेशगी इतला भी जो है तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दी जा चुकी थी। जो टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ पर हमारी मॉनिटरिंग टीम्स भी रेगुलरली विजिट्स करती हैं। सेक्शन 144 भी हमारा यहाँ पर इम्पोज्ड है जिस पर हमारी डेली बेसिस के ऊपर जो है कार्रवाइयाँ होती हैं। तकरीबन 50 के करीब जो है FIR सिर्फ दरिया स्वात में इलीगल स्विमिंग या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज पर दी हैं इन द लास्ट 4 डेज। अच्छा, तो जी तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे रेस्क्यू रिलीफ वगैरह के या उसके साथ जो बाकी लैंड डिपार्टमेंट्स हैं वो सब फील्ड में हैं, थ्रू आउट द डे होते हैं जब से ये स्पेल जो है हमें नोटिफाई हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें शहजाद साहब ये तादाद जो है ये तो एक वाकया है, एक जगह पर पेश आने वाला वाकया, ये जो मुख्तलिफ जगहों पर वाकयात हुए हैं ये इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो ये क्या वार्निंग किसी को भी नहीं थी? और ये जो कुल तादाद है ये आपके पास जो है वो क्या है और कितने उसमें से रेस्क्यू हुए हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन जो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं इसमें मैं ऑलरेडी गुजारिश कर चुका हूं कि 17 के करीब अफराद थे जो स्ट्रैंडेड हुए थे, जो होटल की बैक साइड से रिवर स्वात में एंटर हुए। ठीक है, ठीक है। इन 17 में एक लोकल थे और बाकी जो 16 थे वो टूरिस्ट थे, जिसमें से 10 का ताल्लुक जो है वो डस्का सियालकोट से था और 6 का ताल्लुक जिला मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से था। इसके अलावा हमारे मल्टीपल साइट्स के ऊपर जो है हमें कॉल्स रिसीव हुई तकरीबन 55 के करीब जो है थ्रू आउट द स्वात, अपर स्वात से लेकर लोअर स्वात तक तकरीबन 55 के करीब अफराद स्ट्रैंडेड थे जिनको हमने बहिफाजत सेफली इवैक्यूएट कर दिया था। ठीक है, और ये जो वार्निंग्स का आपने भी कहा पहले से थी, एक तो ग्लोव की वार्निंग भी थी, अगर ऐसी वार्निंग्स थी तो फिर उसके बावजूद आपके ख्याल में ये इस तरह के वाकयात जो है वो क्यों हुए और क्या कोई एहतियात नहीं बरती गई थी? जी बिल्कुल, ये असल में जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ये ना ग्लोव से रिलेटेड है, न ये जो हमारे ट्रेडिशनल फ्लड होता है उससे भी नहीं है जो अपर स्वात से जनरेट करता है। ये जो कल रात बारिश हुई है जिसकी वजह से बरसाती नालों में जो पानी है वो दरिया स्वात में फॉल करते हैं इवेंचुअली, और वहां से सडन जो है एक वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। तकरीबन 77,000 क्यूसेक तक पानी इंक्रीज हो गया था जो कि अभी डिक्लाइन होते हुए तकरीबन 25,000 क्यूसेक पे 21,000 क्यूसेक पे उतर आया है। तो ये एक सडन जो अर्बन फ्लैश फ्लडिंग का फिनोमेना होता है ये वो था।
अच्छा, और मीडिया रिपोर्ट्स कुछ हैं कि बहुत देर तक लोग ये जो स्पेशली ये जो एक इंसिडेंट है उसमें लोग इंतजार करते रहे रेस्क्यू का, तो ये क्या दुरुस्त है बात कि रेस्क्यू उन्हें बर वक्त नहीं किया जा सका या जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर हुई है? जी बिल्कुल, हम इसको इंक्वायर कर रहे हैं। जो हमें अभी तक सीसीटीवी फुटेज वगैरह और जो लोकल स्टेटमेंट्स मिली हैं उसके हिसाब से ये आफ्टर 9:30 ये इंसिडेंट हुआ है, 9:35 9:40 के करीब, जिसमें जो है पहली कॉल जो है वो रेस्क्यू को 9:49 पे गई है और 10 तक या 10:15 तक रेस्क्यू टीम्स मौके पे पहुंच के, एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे पहुंच के हमने रिलीफ एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया शहजाद महबूब हमारे साथ थे, डिप्टी कमिश्नर स्वात। ये जो एक वाकया है जो वहां पर पेश आया उस हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन दीगर जगहों पर भी वाकयात हुए हैं, क्या वजह थी और अभी तक क्या किया जा सका है। बहुत ही जो है वो अफसोसनाक वाकया है। एक ही खानदान के जो है वो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो अफराद जो है वो इस सैलाबी रेले में बह गए। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका और चीन के दरमियान एक नया तिजारती मुआहदा तय पा गया है जो दोनों आलमी मौशी ताकतों के दरमियान जारी तिजारती जंग को खत्म करने की एक कोशिश होगी। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान कहा कि हमने हाल ही में चीन के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, ताहम उन्होंने इस मुआहदे की मजीद तफसीलात नहीं बताई। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने बताया कि मुआहदा गुज़िश्ता माह जिनीवा में होने वाले मुज़ाकरात का तसलसल है, जहां दोनों ममालिक ने एक आर्जी तिजारती जंग बंदी पर इत्तफाक किया था। उन्होंने मजीद बताया कि जिनीवा के बाद लंदन में बातचीत के मजीद दौर हुए, जिसके नतीजे में एक फ्रेमवर्क मुआहदा तय पाया जिससे अब बाकायदा शक्ल दे दी गई है। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने ब्लूमबर्ग टीवी को यह भी कहा कि मुआहदे पर 2 रोज कबल दस्तखत हुए, ताहम उन्होंने तफसीलात नहीं बताई। दूसरी तरफ चीन की जो वजारत तिजारत है उसने भी इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों फरीकैन ने फ्रेमवर्क की तफसीलात पर इत्तफाक कर लिया है। माफ कीजिएगा, एक बयान में उनकी तरफ से कहा गया कि चीन बरामदी कंट्रोल के अशिया के इजाजतनामे के कानून के मुताबिक मंजूर करेगा और अमरीका भी चीन पर आयद कुछ पाबंदियां वापस ले लेगा। चीन और अमरीका के दरमियान जो था वो अप्रैल से ये नई तिजारती पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में नायाब मादनियात और जो है वो दीगर बरामदात मुअत्तल कर दी गई थी, जिससे आलमी सतह पर ऑटोमोबाइल, दिफाई और सेमी कंडक्टर सनतों की सप्लाई चेन मुतासर हुई थी। अमरीका ने भी जवाबी पाबंदी आयद करते हुए चीन को सेमी कंडक्टर डिजाइन, सॉफ्टवेयर और हवाई जहाजों समेत दीगर मसनूआत की फराहमी जो थी वो रोक दी थी। दोनों ममालिक के दरमियान जो टैरिफ जंग थी इसने आलमी मईशत के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी थी, लेकिन अब ये जो मुआहदा हुआ है इसके बाद तवक्को की जा रही है कि ये जो एक टैरिफ वॉर्स का जो खतरा आलमी मईशतों के सर पर मंडला रहा था, खास तौर पर अमरीका और चीन के दरमियान जो मामला थे वो अब बादल जो है वो छटना शुरू हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतने, मेजबान हम आपको इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।